एक सामने देखिए मोटिवेशनल स्पीच लिखा गया है। अक्सर अकेले से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन जिस दिन आप सही जगह पहुंच जाएंगे तब लोग आपका तारीफ करेंगे। उस पे ही लिखा गया, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। चलिए ठीक है, आगे चलें। हम लोग आज कल नहीं कर पाए थे, तो आज हम लोग करेंगे 64 का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए हम लोग आ गए यहाँ पे। पहला प्रश्न है, देखिए पर डे एक एक दो दो क्वेश्चन करते चले जाएंगे, एक एक साल का क्वेश्चन है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में कहाँ इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसके बारे में देखिए कंट्रोवर्सी है। ये क्वेश्चन 64 में पूछा हुआ है, तो इसके अनुसार मेहरगढ़ होगा। ये पाकिस्तान में है मेहरगढ़, लेकिन यदि मेहरगढ़ भी हो ऑप्शन में और एक लहुरा देव हो, तो लहुरा देव आंसर होगा। लहुरा देव, लहुरा देव में जो कृषि का साक्ष्य है वो 9000 बीसी से मिलता है। मेहरगढ़ में 7000 बीसी से मिलता है। यही दोनों में अंतर है। एक और भी आता है कोलडेहबा, तो कोलडेहबा में जो है 6500 के आसपास से मिलता है। 6500 बीसी से आसपास से मिलता है। लेकिन मेहरगढ़ जो है गेहूं जौ के लिए जाना जाता है, चावल के लिए कोलडेहबा उत्तर प्रदेश में, लहुरा देवी भारत के यूपी में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के समीप, और ये भी यूपी में इलाहाबाद के समीप ही है। तो ये कोलडेहबा और लहुरा देव दोनों प्राचीनतम चावल के साक्ष्य के लिए जाने जाते हैं। तो कृषि तो उसमें ही आता है, तो लहुरा देवी कृषि में आएगा। जबकि जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेहरगढ़ जो है चावल के लिए नहीं बल्कि गेहूं और जौ के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। सबसे पुराना लहुरा देव, दूसरा मेहरगढ़ और तीसरा कोलडेहबा और लहुरा देव चावल के लिए जाना जाता है। बस इससे ज्यादा बीपीएससी पूछने नहीं जा रही है। यदि क्वेश्चन पूछता है तो फिर इस प्रकार से याद रखेंगे, आपका हो जाएगा काम। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे है तो हम लोग पढ़ भी सकते हैं इसको। दिख रहा होगा, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के पास। अब देखिए यहाँ पे नाम आया है बोलन, बी से बोलन, जी से गोमल, के से खैबर। 3 दर्रा है पाकिस्तान में। अब पहले तो भारत में ही था, लेकिन पाकिस्तान का बॉर्डर पे पश्चिम साइड में अफगानिस्तान के साथ 3 बॉर्डर है, बोलन, गोमल और खैबर। तो खैबर दर्रे से होकर ही भारत पे बाबर का आक्रमण हुआ था। याद रखेंगे, मुगल काल में 1519 में आया था पहली बार, खैबर दर्रे से ही होकर। चलिए, तो बोलन दर्रे, गोमल दर्रे, खैबर दर्रे, ये तीनों अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। जिसमें सबसे नीचे बोलन, बीच में खैबर, बीच में गोमल और सबसे ऊपर खैबर दर्रा है। इस प्रकार से है। इसी से होकर के बाबर का एंट्री हुआ था भारत में। चलिए देखते हैं आगे। और यहाँ पे मेहरगढ़ से नवपाषाण कालीन कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मेहरगढ़ से गेहूं की 3, देखिए यहाँ मेहरगढ़ गेहूं के लिए और जौ की 2 किस्मों की खेती के संकेत मिले। मेहरगढ़ संस्कृति से नवपाषाण काल संस्कृति तक 7000 से 3300 ईस्वी पूर्व से भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। मालूम है, पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगिरी में, जैसा कि पिछले दिन भी बताया गया था। किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। उस समय
अजात शत्रु राजगिरी में बौद्ध संगीति को करवाया था और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। बस ये काफी, इतना। महापरिनिर्वाण का मतलब उनका देहांत होने के बाद, यही तो है लिखा हुआ। इनका देहांत होने के बाद राजगिरी में पहली बौद्ध संगीति। चलिए अगला प्रश्न फिर देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? कल हम लोग पढ़े थे स्वर्ण मुद्रा कुषाण वंश में आया था। तो कुषाण वंश का इसमें कौन है? तो भीम कटविशेष, कुडूर कटविशेष, भीम कटविशेष आप नाम सुने होंगे, ये कुषाण वंश का है। भारत में सोने के सिक्कों को चलाने का श्रेय सर्वप्रथम हिंदू ईरानी शासकों को दिया जाता है, किंतु बड़े पैमाने पर भारत में सोने के सिक्कों को चलाने का श्रेय कुषाण को दिया जाता है। देखिए, तो भीम कटविशेष को इसका आंसर मारना है आपको, भीम कटविशेष कुषाण वंश का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट। बहुत आसान है, बिहार के रहने वाले थे आर्यभट्ट, इन्होंने ही ऐसा बताया था। आर्यभट्ट गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे, इन्होंने ही ऐसा बताया है। कहता है कि आर्यभट्ट गुप्तकालीन वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं ज्योतिषी माने जाते हैं। ये गुप्त काल के समय में रहे हैं। गुप्त काल को हम लोग जानते ही हैं कि भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। इनकी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टीय है। अपनी इस रचना में उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि पृथ्वी गोल है तथा यह घूमती है ना, अपनी धुरी पर घूमती है, जिस कारण प्रतिदिन सुबह शाम होती है। शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने ही किया था। देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है बिहार लोक सेवा आयोग। बस पेशेंस बनाकर पढ़िए और देखिए। इसका वीडियो बैकअप भी मिलेगा आपको, कल वाला भी यूट्यूब पे डाला गया है। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए कहा था? तो बालपुत्र देव। आपको मालूम है बालपुत्र देव जो कि इंडोनेशिया से संबंध रखता है। कहते हैं स्वर्णद्वीप के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में विहार बनवाने के लिए बंगाल के पाल साम्राज्य से, स्वर्णद्वीप का मतलब ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है, स्वर्णद्वीप, पाल साम्राज्य के शासक देवपाल से अनुमति लिया था और भरण पोषण के लिए कितने गांव मांगे गए थे? 5 गांव। बालपुत्र देव, याद रखेंगे। हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीटेशन कर दे फिर बिहार लोक सेवा आयोग में। चलिए आगे। देवपाल बौद्ध धर्म का संरक्षक था और इसकी शक्ति का वर्णन अरबी यात्री सुलेमान ने भी किया है। पाल प्रतिहार आप जानते ही हैं, और राष्ट्रकूट जिसमें त्रिसंघर्ष हुआ था वही पाल शासक है। 750 ईस्वी के आसपास के समय की बात है। अगला प्रश्न है, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? कल देखिए ये क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ा सा। तो ये है अज्ञात लेखक, तो इसमें तो कोई है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अज्ञात लेखक पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर के बारे में कल चर्चा हुआ था। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी की रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच में हुआ है और अज्ञात लेखक है। इसमें लाल सागर, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी का मतलब होता है लाल सागर, रेड सी। इस पुस्तक में भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक गतिविधियों का विवरण मिलता है। पिलनी की रचना नेचुरल हिस्टोरिका, टॉलमी की रचना ज्योग्राफी तथा स्ट्रैबो की रचना ज्योग्राफिया है। कुछ और भी जो उस समय के इतिहासकार या भूगोलविद रहे हैं उसकी रचना को भी यहाँ पे दिखाया गया है। इन रचनाओं के माध्यम से प्राचीन भारत के विवरण या प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है।
तो ज्योग्राफिया का लेखक कौन है? तो यहां से देखिए पता है, स्ट्रैबो। ज्योग्राफिया। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? प्लिनी। टॉलमी क्या लिखा है? ज्योग्राफी। तो ये सब भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। और 64 का क्वेश्चन फिनिश हो गया। 5-6 क्वेश्चन था उसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे आज प्रस्तर युग। प्रस्तर का मतलब हुआ पत्थर का युग, पाषाण युग। पत्थर, स्टोन एज, स्टोन एज, पाषाण काल। प्रस्तर युग को हम लोग पाषाण काल भी बोलेंगे। तो पाषाण काल 3, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जब नव पाषाण काल एंड होता है तब सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और विकास होता है। तो हम लोग इसको आज फिनिश कर लेंगे, तो कल से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पे चलेंगे। यहां से भी देखा जाता है कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, और वो भी जो क्वेश्चन आएगा वो बिहार से रिलेटेड ही आता है। ठीक है, तो हम लोग इस पे बात करते हैं अभी। चलिए देखते हैं। कहता है जिस काल में मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, जैसा कि आपको बताया गया है, पढ़ना लिखना नहीं, बहुत दूर था पढ़ाई लिखाई से, कुछ भी नहीं करने आता था मानव को। इवन के टाइम से खाना भी खाने नहीं आता था, भूख लगा खाया, खाने के लिए भी स्टोरेज उसके पास नहीं था। वो सभी काल को हम लोग कहते हैं, कोई विवरण नहीं मिलता है, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल पिछले दिन भी चर्चा हुआ था। प्रागैतिहासिक काल, मानव तो है लेकिन उसका कोई बंदोबस्त नहीं है, मानव एक दूसरे का कोई रिलेशन भी नहीं जानता है। इस काल को आदि मानव काल भी कहा गया। देखिए यहाँ, इस काल को पाषाण या पत्थर काल भी कहते हैं। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल और आदि मानव काल भी है। कहता है अध्ययन के दृष्टिकोण से पाषाण काल को हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसको हम लोग एक टाइम से भी देखते हैं, जो पूरा पाषाण काल है वो कब से कब तक है, जो मध्य पाषाण है वो कब से है, और जो नव पाषाण है वो कब से है। तो पूरा पाषाण काल देखिए ये कब से शुरू होता है? 3 लाख बीसी से होता है। 3 लाख बीसी से 8000 बीसी के आसपास का समय को हम लोग पूरा पाषाण काल के रूप में जानते हैं। देखिए कहीं पे फ्लक्चुएट भी कर सकता है, कहीं पे 9000 बीसी भी रह सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ज्यादा फ्लक्चुएशन के दौर से नहीं गुजरना है आपको, ऐसा रह सकता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल 8000 बीसी से 4000 बीसी के बीच है, और फिर जो नव पाषाण काल है ये 4000 बीसी से 1800 बीसी के बीच में। जैसा कि पिछले दिन बताए थे कि इसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 के मध्य में आ जाता है। क्लियर है? यहाँ पे दिखाया गया है कि हम लोग जो आज कोट टाई और बैग लेकर चलते हैं, इसके बाद का मानव को भी देखिए यहाँ पे दिखा, रोबोट हो जाएगा, बहुत फास्ट मानव होगा। और इसके पहले आप देख रहे हैं मानव का ये पहला उद्विकास खड़ा होना शुरू हुआ, और देखिए पत्थर का औजार लेकर चल रहा है। यहाँ पे पत्थर का औजार छोटा हो गया है, और यहाँ पे पत्थर का औजार की जगह पर अब धातु युग आ गया है। देख रहे हैं हाथ में बर्छा रखा है, भाला बर्छा। पहले मानव चलना सीखा, पहले देख रहे हैं किस तरह से चल रहा है, कपी के रूप में, फिर थोड़ा खड़ा हुआ, इरेक्ट हुआ, और उसके बाद बड़ा सा पत्थर का औजार, इसके बाद छोटा सा पत्थर का औजार, फिर हाथ में लौ युग आ गया है ना, जो भी हथियार है हथियार से काम करने लगा। इसके बाद देख रहे हैं अब हम लोग कलम से काम करते हैं, और कलम के बाद केवल बात होगा। ये जो एज होगा अल्ट्रा मॉडर्न हो जाएगा, है ना, आधुनिक होगा, आधुनिक में भी सुपर आधुनिक काल होगा। दिख रहा है, हम लोग देख रहे हैं 5G में यही सब होने वाला है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग थोड़ा थोड़ा चलेंगे, समझ में आ जाएगा सब। कहते हैं ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का उद्भव। अब देखिए ज्ञानी मानव, जिसको कुछ समझ आया, उद्भव है 40,000 बीसी से 30,000 बीसी के बीच में। पूर्व पाषाण काल में, पहले की बात कर रहे हैं, में लोगों की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, कृषि नहीं था, शिकार था। याद रखिएगा, इस समय मनुष्य कहाँ रहता था? तो गुफा में, केव में, जंगलों के गुफाओं में, घने वृक्षों के नीचे रहता था।
इस काल को खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। थोड़ा थोड़ा कुछ जमा कर दिया और चल गया, फिर भूला भी गया। ऐसा नहीं कि वहीं पर रखे तो वहीं जाके खाएंगे, फिर भूल भी जाता था मानव, ऐसे होता था। आग का आविष्कार इस काल में ही हुआ था, यानी शिकार और आग और खाद्य संग्राहक, ये सभी मानव पूरा पाषाण काल में कर लिया था। तो पूरा पाषाण काल में 3 चीजें, शिकार भी करता था, आग भी जलाना सीख गया था और खाद्य को संग्रह कर लेता था, भूख लगने पर कहीं कहीं खा लेता था। ठीक है, ये सब चीज सीख गया था। कहता है मनुष्य इस समय अपने औजार का निर्माण पत्थरों के द्वारा किया था, जहां पत्थर के कुल्हाड़ी का प्रथम औजार के रूप में माना जाता है, कुल्हाड़ी। ठीक है, तो उस समय मानव सब किसमें, पूरा पाषाण काल में देखे, पूरा पाषाण काल से संबंध है, इतना सारा चीज किया था। हथियार के रूप में पत्थर का कुल्हाड़ी, आग खोज लिया, खाद्य का संग्रह करने लगा और शिकार करने लगा, ये सभी पूरा पाषाण काल में हम लोग जानते हैं। इसको और भी डीप से हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको पहले ब्रीफ कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे और डीप में पढ़ेंगे। मनुष्य सर्वप्रथम नवपाषाण काल में कुत्ते को पाला, देखिए, जो कि आज हमारा साथी है। आज तक हम लोग कुत्ता पे अपना विश्वास करते हैं, वो भी हमारे लिए काफी वफादार होता है, पालतू बनाया। नवपाषाण देखिए, याद रखिएगा। तो पूरा पाषाण और नवपाषाण दोनों को अच्छा से याद रखना है। अस्थायी रूप से बसने भी लग गया, इसी समय कृषि कार्य भी शुरू कर दिया। नदी घाटियों में मनुष्य के द्वारा कृषि कार्य और कृषि व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया गया नवपाषाण काल में। कहते हैं नवपाषाण काल को धातु युग भी कहते हैं। जब नवपाषाण काल आया तो फिर धातु का भी खोज होने लगा, ताम्र युग आ गया, कांस युग आ गया, लौह युग आ गया, ये सभी नवपाषाण काल का। जहां मनुष्य का मुख्य पेशा खेती करना था। उस समय नौकरी तो था नहीं कि सरकार कोई नौकरी दे रही है, सरकार ही नहीं था उस समय, समाज ही नहीं था उस समय, लेकिन थोड़ा थोड़ा खेती होने लगा, वहीं से समाज का डेवलपमेंट होता है और सभ्यता का विकास हो जाता है। पहिए का भी आविष्कार नवपाषाण काल में ही हो गया। तो देखिए उसमें और उसमें अंतर, इसमें पहिया बना, खेती होने लगा, लोग एक जगह रहने लग गए, ये सभी नवपाषाण काल में, कुत्ते को पाल लिए, ये सभी नवपाषाण काल का देन है। चलिए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, आदि मानव काल, जो सबसे पहले वाला काल है, जो हम लोग देखे हैं 3 लाख वर्ष से, में अन्न उत्पादन का स्थान मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान के साक्ष्य के रूप में मिलता है। अभी जस्ट ऊपर में आया था ये क्वेश्चन, मेहरगढ़, तो आप देख रहे हैं आदि मानव काल में। अब देखिए इसको हम बताएं अभी 7000 बीसी के आसपास से, और ये जो आदि मानव काल है वो 8000 बीसी तक है। कंफ्यूजन तो हो रहा होगा थोड़ा, लेकिन उसको आदि मानव काल में ही रखा गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में ही रखा गया है मेहरगढ़ को। ठीक है, ये सभी इतिहासकारों का कहना है, हम लोग जो चीजें हैं उसको केवल पढ़ लेंगे। तो मेहरगढ़ को किस में मानेंगे, प्रागैतिहासिक काल या आदि मानव काल के अंतर्गत ही मानेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग लहुरा देव को मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। लेकिन कोल्डेवा को इससे बाहर कर लेंगे, ये 6500 के आसपास है, कोल्डेवा मध्य पाषाण हो जाएगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल मेहरगढ़ लिया गया। गेहूं मनुष्य द्वारा उपजाई गई पहली फसल थी, चावल से पहले गेहूं, लेकिन कोल्डेवा में तो, लोहरा देव में तो 9000 के आसपास में चावल का ही साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तत्पश्चात जौ का उत्पादन हुआ। तो अब देखिए कुछ नया खोज हुआ है, तो ये कंट्रोवर्सी भी पैदा होने लगा है। तो जहां पे कंट्रोवर्सी पैदा, वहां पे मेरा एक्सप्लेनेशन से आप समझ लीजिए। जो लहुरा देव है उत्तर प्रदेश में, वो चावल के साक्ष्य के रूप में पहचान किया गया है। लेकिन मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान का क्षेत्र में, यहाँ पे गेहूं और जौ के साक्ष्य के रूप में है। मेहरगढ़ जहाँ 7000 है, वहीं लहुरा देव 9000 बीसी की बात करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मेहरगढ़ के नवपाषाण युगीन कृषक गेहूं के साथ साथ कपास भी पैदा करते थे, और यही कपास से बाद में जो है सूती वस्त्र का उत्पादन होने लगा। ठीक है, और मिट्टी से बने घरों में रहते थे, और फिर सिंधु सभ्यता आते आते ईंट का घर शुरू हो जाएगा। नवपाषाण काल में मनुष्य पशुपालन, बहुत इंपॉर्टेंट, कुत्ता उत्ता को पाल रखा था, का आरंभ कर दिया था, खेती करने लगा था। प्रथम भारतीय पाषाण काल कृति की खोज पल्वरम नामक स्थान में हुई है, जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में है। पल्वरम तमिलनाडु के क्षेत्र में है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया।
तांबा, जहां उसने तांबे से कुल्हाड़ी औजार बनाया, या कुल्हाड़ी अतिरंपक्कम नामक स्थान, ये भी तमिलनाडु में है, अतिरंपक्कम भी तमिलनाडु में से प्राप्त हुआ है या मिला है। प्रायद्वीपीय भारत में अतिरंपक्कम तमिलनाडु में। प्राचीन भारत का सर्वाधिक प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात में आ गए हम लोग। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा गया है। ये आपको संक्षेप में बता दिया गया एक बार, इससे एक प्रश्न रहता ही रहता है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम डीप में भी इसको पढ़ाएंगे, पूरा स्टोन एज को थोड़ा डीप में पढ़ाएंगे। कहा जाता है मनुष्यों के द्वारा वस्त्र बुनने की कला, जब कपास की खेती होने लगा तो वस्त्र बुनने की भी कला आ गया, नवपाषाण काल में ही सीखा गया था। नवपाषाण काल में मनुष्य आहार संग्रह, खाने वाला चीजों का, और उत्पादक दोनों बन गए, है ना। आहार यानी खाद्य संग्रह करने लगे और खाद्य का उत्पादक भी बन गए। चलिए, तो ये था कुछ ब्रीफ चीजें। अब जो है थोड़ा सा और देख लेते हैं एक पेज, इसके बाद फिर हम लोग स्टोन एज को क्लासिफाई करके डीप से पढ़ लेंगे। कांसा धातु की खोज तांबा के बाद हुई। देखिए स्पष्ट लिखा गया, पहले कांसा या तांबा, तो पहले तांबा, फर्स्ट में तांबा और सेकंड में कांसा, ठीक है। कहते हैं धातु युग में महिलाएं कांसा धातु से बने आभूषणों को पहनते थे। धातु युग में कांस्य धातु से आभूषण बनता था। चावल की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य कोलडेवा उत्तर प्रदेश से 6500 बीसी के आसपास, याद रखिएगा 6500 बीसी के आसपास से प्राप्त हुआ है, इलाहाबाद के समीप है। चित्र बनाने की कला मनुष्य ने पूर्व पाषाण एवं मध्य पाषाण काल में ही सीख लिया था। पूर्व पाषाण जैसा कि आपको अभी याद है 3 लाख वर्ष से 8000 बीसी तक, 8000 बीसी से 4000 बीसी के आसपास तक मध्य पाषाण, और 4000 बीसी से जो बाद में इधर आया है काल, वो हो गया नवपाषाण। भोपाल के निकट भीमबेटका, याद रखिएगा भीमबेटका गुफा चित्र वहां पे मिलता है। पूर्व पाषाण काल की शैल गुफाएं के लिए जानी जाती है, ठीक है, और वहां पे चित्र है भीमबेटका में, शैल गुफा के शैल चित्र के लिए जाना जाता है। रॉबर्ट ब्रूस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूर्व पाषाण कालीन औजारों की खोज किया था। किसने? रॉबर्ट ब्रूस। देखिएगा क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आया हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछ चुका है। सर्वप्रथम औजारों की खोज किसने किया पूर्व पाषाण कालीन औजारों का? तो रॉबर्ट ब्रूस। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पूरा पाषाण काल के उपकरण अब कहां कहां से मिले हैं? तो राजस्थान से, मालवा से, गुजरात से, पश्चिमी क्षेत्र पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। ये सभी आप जो देख रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत के लगभग क्षेत्र है। इधर गंगा का मैदान से ये नहीं मिला है, ठीक है। गंगा मैदान से नवपाषाण काल में हम लोग चिरांद देखेंगे, आकर के मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे। नवपाषाण काल के अवशेष कश्मीर, देखिए आ गया नवपाषाण, ये क्षेत्र में नवपाषाण होगा। नवपाषाण का जो भी साक्ष्य होगा उत्तरी क्षेत्र में होगा। अवशेष कश्मीर, सिंधु प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश से प्राप्त, और एक आंध्र प्रदेश एक्सेप्शन है। मान लिया ऐसा प्रश्न आ जाए कि नवपाषाण के अवशेष दक्षिण भारत में कहां से प्राप्त हुए, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अभी जस्ट ऊपर आप देखे हैं कि ऊपर जो है जो प्रायद्वीपीय भारत में है वो पूरा पाषाण है, पूरा पाषाण प्रायद्वीपीय भारत में है, जबकि नवपाषाण जो है उत्तरी भारत में है। तो दक्षिणी भारत में नवपाषाण कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ भी सेंड कर देंगे आप लोगों को। जिनको पीडीएफ चाहिए आप मैसेज कर दीजिएगा, इसको सेंड कर देंगे सब। एक बार नोट्स भी बना लीजिएगा घर पे अच्छा से, और फिर आप पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आइए, फिर प्रस्तर युग को एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हुए थोड़ा डीप में इसको पढ़ लेते हैं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कहते हैं इतिहासकारों के अनुसार पाषाण युग का उद्भव एवं विकास पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के दृष्टिकोण से प्रति नूतन प्लीस्टोसीन 1 मिलियन से 10,000 वर्ष के बीच में हुआ है। पिछले दिन भी ये वर्ड आया था प्लीस्टोसीन। टोटल 18 एज है ज्योग्राफी में, उसका जो 17वां एज है वो है प्लीस्टोसीन, जो कि 10
ये 10 लाख कह सकते हैं या 1 मिलियन कह सकते हैं। आप यहाँ 1 मिलियन को 10 लाख भी कह सकते हैं। तो 1 मिलियन से 10,000 के बीच में ये पार्ट है। अर्थात जो पूरा पाषाण काल हम लोग अभी पढ़े तो 3 लाख पढ़े, कहीं पे 5 लाख भी मिलता है तो वो सब इसी में आ जाएगा, प्लीस्टोसीन एज में ही आ जाएगा। तो प्लीस्टोसीन काल से ही संबंध रखता है 1 मिलियन से 10,000, और 10,000 के बाद जो अभी है ये प्लीस्टोसीन हुआ। 1 मिलियन से 10,000 और 10,000 से अभी तक का जो एज है इसको कहते हैं होलोसीन। होलोसीन याद रखिएगा। अभी नूतन, अभी हम लोग, ठीक है, अति नूतन काल में, एकदम नया वाला काल में है। और ये प्रतिनूतन, और अभी जो हम लोग हैं अभिनूतन। तो प्रतिनूतन को प्लीस्टोसीन कहते हैं, अभिनूतन को होलोसीन कहते हैं, जो 10,000 से है। तो इसी 10,000 के अंदर में ही नव पाषाण आ जाएगा, मध्य पाषाण आ जाएगा, और बाकी जितना सिंधु घाटी सभ्यता है सब इसके अंतर्गत आएगा। क्लियर है। और जो स्टोन एज का पूरा पाषाण है वो प्लीस्टोसीन में आएगा। अब देखिए इसको हम लोग डिवीजन करते हैं एज का। कहता है प्रस्तर युग को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में डिवीजन करते हैं। तो पूरा पाषाण काल को आखेट एवं खाद्य संग्रह का भी पढ़े थे, याद हो गया होगा, है ना। इसमें आग भी हो गया था। आखेट का मतलब शिकार कर रहा था, और खाद्य का संग्राहक था मनुष्य। VVI, आर मीन्स रिवीजन। देखिए आपको याद हो गया होगा अच्छा से। आखेट एवं पशु पालक, कुछ कुछ काम होने लगा, पशु को पाला जाने लगा। लेकिन नव पाषाण में खाद्य का उत्पादन हो गया और पूरी तरह से खेती होने लगा, और कुत्ता वगैरह को पालने की पूर्ण रूप से साक्ष्य प्रस्तुत दिखाई देने लगा इसमें। लेकिन शुरुआत हो जाता है मध्य पाषाण काल से ही। चलिए ठीक है। तो मध्य पाषाण बहुत लंबा समय तक रहा ही नहीं है, बहुत छोटा युग, जितना 4,000 के आसपास ही रहा है। अब देखिए पूरा पाषाण युग को इसे 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण निम्न बहुत पुराना है, 5 लाख से 50,000 BC तक। देख रहे हैं आप, 5 लाख से 50,000 BC तक ये हुआ पूरा पाषाण का निम्न। मानव अस्थिर रहता था, घूमता था, घुमंतु जीवन था, अग्नि की खोज हो गया था, और शिकार से भोजन प्राप्त होता था। ये है पूरा पाषाण का निम्न, यानी पहले वाला पार्ट। इसका भी 3 पार्ट करके हम लोग देखेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो बन रहा है, वीडियो भी आपको मिल सकता है यदि आप चाहेंगे तो। ऐसे हम यूट्यूब पे डाल देंगे इसको, चंपारण IAS जो चैनल है उस पर हम इसको डाल देंगे, ठीक है। फिर वीडियो आप देखिए, और फिर ये वीडियो को दूसरों तक भी ग्रुप में भेजिए, जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो सके। ये आपका चंपारण IAS थोड़ा और भी लोगों के बीच में फेमस हो जाए, मशहूर हो जाए। चलिए देखते हैं आगे। औजार में कुल्हाड़ी, अभी जस्ट ऊपर पढ़े थे, देखिए फिर वहां रिपीटेशन हो रहा है। एक बार रिपीटेशन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद भी हो जाएगा आपको। बिदारनी, चोपर, ये सभी स्टोन का बना हुआ है। प्रमुख स्थल कश्मीर में, थार क्षेत्र राजस्थान में, बेलन घाटी ये उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, सोहन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है। इतने क्षेत्रों से पूरा पाषाण का निम्न जो पूरा पाषाण है उसमें मिला है। निम्न पूरा पाषाण भी कह सकते हैं आप इसको। तो भारत में और अब पाकिस्तान का सोहन नदी घाटी क्षेत्र में भी ये मिला है। आगे देखते हैं दूसरा, पूरा पाषाण का मध्य, पूरा पाषाण का मध्य वाला पार्ट में हम लोग देखते हैं। कहता है 50,000 से 40,000 BC के आसपास की बात कर रहा है। अग्नि का बृहत उपयोग होने लगा, क्योंकि वो तो निम्न पूरा पाषाण में ही मिल गया था अग्नि। बृहत उपयोग, इसे फलक संस्कृति काल भी कहते हैं। पूरा पाषाण का जो मध्य पाषाण है, पूरा पाषाण का जो मध्य पाषाण हुआ, मध्य पूरा पाषाण जो हुआ, इसको हम लोग फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे फलक संस्कृति क्या है। तो पूरा पाषाण का जो मध्य पूरा पाषाण है उसी को फलक संस्कृति के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रमुख स्थल नेवासा महाराष्ट्र में और उड़ीसा, ये 2 प्रमुख स्थल है। इसके बाद है पूरा पाषाण का उच्च, यानी कह सकते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का निम्न हुआ, मध्य हुआ, और अब हम लोग उच्च पढ़ेंगे। 40,000 से देखिए 10,000 तक पहुंच गए।
यानी यहीं पर आकर के प्लीस्टोसीन खत्म हो जाएगा। प्लीस्टोसीन जो एज है अभी बताएं, प्लीस्टोसीन और जस्ट इसके बाद से जो शुरू होगा 10,000 से अभी तक, ये हो जाएगा होलोसीन, अभिनूतन, और वो था प्रतिनूतन। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 40,000 बीसी से लेकर 10,000, इस काल में आधुनिक मानव का उद्भव होता है और नए चकमक उद्योग जैसी विशेषताएं मनुष्य में प्रतीत होने लगता है, दिखने लगता है। सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण भीमबेटका इसी में है। पूरा पाषाण का, उच्च पूरा पाषाण में भीमबेटका मिलता है, भोपाल के नजदीक मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। फिर मुख्य स्थल बीजापुर, इनाम गांव, सभी प्रायद्वीपीय भारत में, बीजापुर, इनाम गांव महाराष्ट्र में, और बेलन घाटी यूपी में। इसी बेलन घाटी क्षेत्र में अभी हम लोग कोलडेवा पढ़े हैं, और लौहरा देव उसी के आसपास है, संत कबीर नगर में। चलिए ठीक है, अब देखिए मध्य पाषाण आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 9,000 बीसी से, कहीं पे 8,000 से भी रहेगा, कहीं से 9,000 से भी रहेगा। अभी जस्ट मैंने पहले ही बता दिया था। 9,000 बीसी से 4,000 बीसी तक आ गए मध्य पाषाण, और 4,000 बीसी के बाद जो चलेगा वो हो जाएगा नव पाषाण। तो मध्य पाषाण इस काल में सूक्ष्म पाषाण फलक उद्योग था। यानी पहले जहाँ बड़ा बड़ा स्टोन का उपयोग किसी कार्य के लिए, शिकार के लिए या किसी कार्य के लिए किया जाता था, फेंकने के लिए, अब क्या आ गया, सूक्ष्म आ गया, छोटा हो गया फलक। आदमगढ़ एमपी में और बागो राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है। तो देखिए आ गया, अभी मध्य पाषाण में पशुपालन होने लगा। कुत्ता है नव पाषाण में, लेकिन कुछ न कुछ प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य हमें मध्य पाषाण से ही मिलने लगा। शिकार, आखेटक जिसको कहते हैं, और आग, ये हुआ पूरा पाषाण में। मध्य पाषाण में पशुपालन, और जो नव पाषाण आएगा उसमें खेती करना आरंभ कर देता है मनुष्य, और अस्थायी रूप से बसने लग जाता है। उसके बाद सभ्यता का विकास होता है, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए देखते हैं आगे। कहता है प्रमुख स्थलों में एमपी का आदमगढ़, भीमबेटका और बोघोर, राजस्थान में बागोर, गुजरात में लंगनाज, और उत्तर प्रदेश में महागढ़, मेजा, सराय नाहर राय, ये प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में, ये सभी मध्य पाषाण युग के स्थल हैं। समझ रहे हैं अच्छा से? यदि प्रॉब्लम कोई होगा तो क्लास एंड होने के बाद 10 बजे के बाद हम समय रखते हैं, जिसमें कि आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर होगा पर्सनली जिस पे आप कॉल करेंगे 9128132320, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। मध्य पाषाण के बिहार में पायसारा मुंगेर में मिला है। ये बहुत VVI है, बिहार लोक सेवा आयोग के एग्जाम देने के लिए बहुत VVI। मध्य पाषाण में VVI, रिवीजन मारना है इसको। पायसारा मुंगेर में है, ठीक है। और नव पाषाण के लिए हम लोग चिरांद फिर जाएंगे, छपरा में, जस्ट सोनपुर के पास, सोनपुर से आगे थोड़ा जाएंगे, छपरा कश्मीर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नव पाषाण 7,000 बीसी से 2,500 बीसी, ठीक है। कहीं पे 4,000 बीसी भी रह सकता है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। मानव द्वारा कृषि कार्य आरंभ हो गया, देखिए, और पशुपालन में बृहद पशुपालन कार्य होने लगा, कृषि कार्य आरंभ हुआ। मुख्य औजारों में पॉलिशदार पत्थर, अब देखिए पॉलिश भी होने लगा थोड़ा थोड़ा, पॉलिशदार पत्थर, पत्थर में कुल्हाड़ियां, हड्डियों के भी औजार बनने लग गए। अब यानी मानव का विकास दिखने लगा, ज्यादा अब मानव तेज हो गया, है ना। मानव में नया नया गुण आने लग गया, जिसके वजह से आप देख रहे हैं प्रमुख स्थलों में मेहरगढ़ पाकिस्तान, देखिए, बुर्ज होम गुफकराल कश्मीर में, कोलडेवा महागढ़ यूपी में, यही कोलडेवा कृषि के साक्ष्य, लौहरा देव के पहले यही भारत में सबसे पुराना कृषि साक्ष्य मिला है 6500 के आसपास। चिरांद सेनुआर बिहार में, चिरांद, छपरा सारण जिला, सेनुआर, फिर है पायमपल्ली तमिलनाडु में, और मारकडोला असम में है, मारकडोला असम में। तो ये सब कुछ क्षेत्र जो हुआ नव पाषाण काल से संबंधित है।
चलिए आगे देखते हैं। नवपाषाण काल से संबंधित प्रमुख तथ्य, इसको बहुत जरूरी है जानना, इसलिए कि इस सबसे नजदीक आ चुका है। इसके बाद मानव सभ्यता का विकास होगा, इसलिए इसको जान लेना है। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। कहते हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान से गेहूं एवं जौ की, देखिए फिर बार बार रिपीटेशन हो रहा है, यही रिपीटेशन आपको काम करेगा एग्जाम में। जितना ज्यादा रिपीटेशन होगा उतना ज्यादा आपका ब्रेन शार्प होते जाएगा। गेहूं जौ, कभी भी चावल नहीं। खेती करना भेड़ एवं बकरी प्रारंभ करने का साक्ष्य मिला, यानी कि भेड़ बकरी भी पालने का प्रारंभ करने का मतलब यहाँ पे पालने का साक्ष्य मिल गया है। कहां से? मेहरगढ़ राजस्थान, ये बलूचिस्तान से, पाकिस्तान के क्षेत्र से। कोलडेहवा उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के समीप बेलन घाटी क्षेत्र में। विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य VVI 6000 BC, कहीं पे 6500 BC भी रह सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 6500 BC भी होगा तो वो भी सही होगा, ठीक है। लेकिन अब यहीं पे हम लिख दे रहे हैं फिर लहुरा देव। क्या हो जाएगा? लहुरा देव। लहुरा देव, लहुरा देव, ये भी यूपी में ही है। यहां पे 9000 BC का मिलेगा, 9000 BC, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है। प्राचीनतम कोलडेहवा है, लेकिन अब लहुरा देव, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल आ गया। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है लहुरा देव, आपको मिल गया लहुरा देवी, उत्तर प्रदेश है। सब नोट्स में लिख दिए हैं। यहां से 9000 BC से 8000 BC के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। समझ रहे हैं सब? अच्छा से क्लियर हो गया दोनों। पहले कोलडेवा था, अब लहुरा देव है, और इसके पहले हम लोग ऊपर मेहरगढ़ पढ़े, तो इन तीनों में सबसे पुराना लहुरा देवी है, लहुरा देव है, इसलिए ये बहुत VVI है, लहुरा देव, ठीक है। मान ले तीनों का क्रमिक पूछ दिया, तब क्या होगा? तो लहुरा देव होगा, फिर मेहरगढ़ होगा, और फिर कोलडेहवा होगा। चलिए, बुर्ज होम कश्मीर में ये में पाए गए कब्रों में मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, बुर्ज होम कश्मीर से। कहते हैं चिरांद सारण से विशेषता हिरण के हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कब है ये चिरांद? नवपाषाण, याद रखेंगे, नवपाषाण याद रखना है, नवपाषाण काल, VVI। ऐसा नहीं कि आप मार दीजिए पूरा पाषाण काल, नहीं, नवपाषाण काल है ये। चलिए आगे देखते हैं फिर। पिकली हाल कर्नाटक में, यहाँ के निवासी पशुपालक थे। पिकली हाल कर्नाटक में, यहाँ पर राख के ढेर एवं निवास स्थान दोनों मिले हैं। राख के ढेर और निवास स्थान कहां से? कर्नाटक, पिकली हाल से। तो इस प्रकार से हम लोग स्टोन एज अच्छा से कर लिए। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर वैदिक काल पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। इसके बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और फिर हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्वेश्चन का पूरा से पूरा प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक भी इसको पहुंचाइए, ये हमारा आपसे निवेदन है। ओके, दैट्स इट।